गीतांजलि के मायके वालों को नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सर। बहुत बहुत दिनों की उपस्थिति अनुपस्थिति लग गई सर मेरी। आज मैंने सबको पोस्ट डाल दी। आओ भैया। जी जी बिल्कुल। हाँ, राजेंद्र जी किधर हैं? उनको थोड़ा सा मैंने अभी कॉल किया है, वो ये ऐप को थोड़ा वो यूज टू नहीं है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मैंने जबकि पहले 2 बार बात कर ली है तो भी कनेक्ट होने में समय लगता है। अब गीता जी ने प्रौढ़ शिक्षा में सब प्रौढ़ों को ठीक सिखा दिया। 60+ हैं। 60+। इस मामले में राजेंद्र भाई मेरे भाई हैं। मैं भी फैमिलियर नहीं हूँ इससे। रवि जंकाल जी अभी आ गए। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते रवि भैया। नमस्कार सर। आपकी मुहिम जोरदार चली हुई है। ये लड़की ग्रीनिस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाने वाली है सर। ग्रीनिस बुक छोटी पड़ेगी इसको सर। आप जैसे हमारे जैसे वेल विशर रहे तो छोटी पड़ेगी सर। नहीं मेरे ख्याल से मैं एक बार बात कर लेती हूँ उनसे, कुछ दिक्कत हो रही होगी उनको। हाँ कर लो कर लो। कहाँ जयंत भाई आज नहीं दिखाई दे रहे हैं? जयंत देशमुख जी। जयंत की काम शुरू हो गया ना, कल भी नहीं आया। अच्छा अच्छा, नौकरी शुरू हो गई। अच्छा आ गए यार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ गया हूँ भाई। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। क्या है कि काम भी तो चालू हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। नमस्कार जयंत सर। नमस्कार नमस्कार। सर्दी ठीक है तेरी? कल सही रहा? कल सही रहा, बेहतरीन। दिनेश और टीकम। हाँ टीकम बढ़िया रहा। बहुत अच्छा। दिनेश का कट रहा था कल ना, मोबाइल प्रॉब्लम था नया नया है ना। नहीं नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम था, नए पुराने से कुछ नहीं। कल तो स्टार्ट ही नहीं हुआ सर जूम, आधा से ज्यादा नहीं देखा। हाँ कल एक्चुअली गीतांजलि का भी प्रॉब्लम था ना। हाँ गीतांजलि जी का तो बिल्कुल ही नहीं देखा, पूरा ही नहीं देखा, आया ही नहीं। हाँ कोरोना सेंटर ही गड़बड़ था कल। और सुरमोहन जी, लखनऊ के क्या हाल हैं? बस जैसा और जगह है वो लखनऊ के भी वही हाल है। अरे नहीं नहीं, बम्बई का बहुत बुरे हाल है। बम्बई का बहुत प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल है कल ने परसों से फिर स्ट्रिक्टली लॉकडाउन हो जाएगा बहुत बुरी तरह से। अच्छा अरे ऐसे कीड़े मकोड़ा ऐसे निकले लोग ना, पटापट मर रहे हैं। समझते ही नहीं साले लोग, क्या करेंगे तब क्या। तब हेलो। पहले तो मैं निकल के अंधेरी तक अपने स्कूटी पे आ जाता था। अभी वो हर जगह पुलिस वाले रोकते, कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, क्या है। हेलो हेलो। हाँ गीता जी। सर उनको थोड़ा सा एग्जिट हो गया, वो ऐप में थोड़ा कहीं फंस गए हैं, तो मैंने अभी उनको बताया है, तो 5-1 मिनट और लग सकता है। अच्छा अच्छा, नहीं वो निकल आएंगे। बहुत मुश्किल है। ठीक है 5 मिनट, तब तक हम ही लोग जो है बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। ये भी देखिए, बताइए लखनऊ की क्या स्थिति है? यहाँ तो लखनऊ में भी वही स्थिति है। अभी बाहर निकलना ज्यादा शुरू नहीं किया, लगभग घर में ही हैं। और खासतौर से जो मतलब सीनियर सिटीजन्स तो घर में ही हैं। जी सिर्फ मॉर्निंग वॉक के अलावा बाकी और कहीं जाना अभी नहीं संभव नहीं हो रहा। जी जी। और थिएटर तो कोई अभी संभव नहीं हो रहा। कल हम लोगों ने मुश्किल लग रहा है अक्टूबर तक तो। लेकिन एक नाटक तो आप लोगों ने पढ़ लिया, सोहो में मार्क्स। हाँ 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 उस नाटक की रीडिंग हो गई, उसको बैठ के। तब तो आंकड़ों के हिसाब से तो हम सुरक्षित हैं, यहाँ कोई केस है ही नहीं। अच्छा
मैं एक तो अच्छा 25 दिन से ऑफिस आ रहा हूँ यार, कोई पॉजिटिव भी नहीं है, कोई डेथ भी नहीं है, आंकड़ों से अगर चलें तो, बाकी पता नहीं, सच्चाई बता। कुन्नूर में नहीं सर, ये कोयम्बटूर के बगल में तिरुपुर है। अच्छा 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 तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट है वो, होजियरी अच्छा। का काफी बड़ा हब है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो फैब्रिक भी का काम नई होता है, बनने लगी ना कुछ। जी जी, क्योंकि तमिलनाडु को सबसे बड़ा रेवेन्यू यही स्टेट देता है, तिरुपुर ही। टेक्सटाइल्स, हाँ हाँ बिल्कुल होजरी आइटम्स। जी जी जी। तो ओम जी, आप परिवार के साथ रहते हैं कि अकेले रहते हैं वहाँ? मैं तो अकेला ही हूँ। उम्र हो जाती है तो बेटियां माँ को ले गई बच्चों को रखने के लिए, तो वाइफ कलकत्ता है। चलिए सर हमारे बीच में आ गए हैं। अरे वाह वाह, अरे वाह, स्वागत। थोड़ा सा ऑडियो कनेक्ट होने में समय लगेगा उनको। तुम लोग ने उसमें टाइम नहीं देखा, 3:30 डल गया था, फिर मैंने सुधारा उसको। जी जी हाँ, राजेंद्र गुप्ता जी नमस्कार। अभी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है उनको। ये भी अजीब टेक्निक है क्यों? नहीं सर, एक बार समझ में आ जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। अभी आ गए। जयंत जी नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते राजेंद्र जी, नमस्ते। ये मैं समझ रहा हूँ, ये तुम लोगों का खेल है काशीगढ़ जी। समझ रहा हूँ ये। नमस्कार। मुझे आता वाता नहीं है, मेरा तुम मजाक उड़वाओगे यहाँ। पौड़ शिक्षा है, पौड़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा। हाँ, प्रौढ़ शिक्षा। सब विद्यार्थी आपके 60 साल प्लस हैं यहाँ पर है। ये भी अच्छा है, चलिए ठीक है। सर नमस्कार। मैं गीतांजलि, मेरा मंच और जयंत देशमुख सर, काशीकर सर, ओम पारिक सर, रवि झांकल सर के साथ आपका स्वागत करती हूँ। और साथ में बहुत सारे लोग आपके साथ हैं अभी इस वक्त। सूर्य मोहन सर हैं, उसके बाद अनिल रंजन भौमिक सर हैं, फिर विजय सोनी जी हैं, विजय आनंद दुबे सर हैं, डॉक्टर मंगेश बंसोड़ सर हैं। थैंक यू। और इसके अतिरिक्त हम आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, उन सबके साथ आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप आए और हम लोगों के बीच में यहाँ पर बात करना स्वीकार किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। बातचीत तो आप करेंगे, मैं तो सुनूंगा। वो जब मैं पहली बार राजन जी से बात की थी, उन्होंने बोला मैं नहीं करता बात। संजय उपाध्याय सर भी आ गए हैं, वो भी अभी हमारे साथ में है सर। अरे वाह, आपने सारा जमावड़ा बिठा लिया सब। मैंने रात में यही कहा था सर कि आपको बहुत मजा आएगा, आप मेरे शब्द याद करिए। हाँ जी। तो हाँ, सर ने ये भी कहा था कि मैं कोई लेक्चर नहीं दूंगा, मैं कोई बात नहीं करूंगा, आप लोग नहीं, मुझे आता नहीं है। मैं लेक्चर तो बहुत देना चाहता हूँ, मतलब वो कैसे करते हैं, मतलब वो थोड़ा सा कभी सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सर आप तो ये बताइए कि आप एक्टर कैसे बने? अरे बाप रे। मतलब क्या वो चीज थी जो आपको इस लाइन में लेकर आ गई? क्या बताऊं क्या लेके आया। दरअसल मुझे कुछ ऐसे आज कह सकता हूं मैं इतने वर्षों के बाद कि मुझे यह तो दिख नहीं रहे कोई भी, पता नहीं क्या हो रहा है। सर वो सभी यहीं पर है, लेकिन आपका मोबाइल है इसलिए आपको सब नहीं दिख रहा। संजय सर। नमस्कार। जी। इन्होंने पूछा है कि मैं कैसे एक्टर कैसे बना। मैं तो अभी भी मालूम नहीं मैं एक्टर हूं भी या नहीं। अलबत्ता प्रोफेशनली जरूर पेशेवर रूप से एक्टिंग के तौर पर काम कर रहा हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, बस इतना है। और कैसे बना, ये शायद इसलिए बना कि मुझे कुछ और आता नहीं था किसी भी फील्ड में।
हर जगह मैं मतलब मुझे लगता रहा कि मैं अनफिट हूँ, मिसफिट हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि कोशिश नहीं की मैंने, मतलब एनएसडी पास करना, ट्रेनिंग लेना, ये सब तो मुझे लगता है एक क्या, ये तो एक ठीक है, ट्रेनिंग में ली क्योंकि मुझे मजा सबसे ज्यादा इसमें आता था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया एनएसडी, ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद भी 2-3 साल काम करने के बाद भी लगा कि मैं तो इसको प्रोफेशन नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि वो जो प्रोफेशन बनाने के लिए जो क्या कहना चाहिए, कुछ बाकायदा कुछ फॉर्मल चीजें होती हैं, एक दुकानदारी टाइप की चीजें जो मैंने एक जिद थी कि सीखनी नहीं है, और इच्छा भी नहीं होती थी, एक मन नहीं होता था फॉर्मल चीजों को सीखने का, लोगों के साथ फॉर्मल व्यवहार करने का। प्रोफेशनल जब आप होते हैं तो अपने प्रोफेशनल सीनियर्स, जूनियर्स या उससे एसोसिएटेड लोगों के साथ या सबके साथ ही दुनियादारी में एक होती है चीज जो मुझे कभी नहीं आई और ना मैंने सीखी। तो इस वजह से मैंने दूसरे धंधे भी किए, और एनएसडी पास करने के बाद ये लाइन में 2-3 साल काम करने के बाद, काफी नामवाम भी कमाने के बाद एज ए डायरेक्टर, फिर भी मुझे छोड़ना पड़ा। मुझे लगा कि ये मुझे नहीं आता, मुझे जीना नहीं आता दुनिया में, दुनियादारी के हिसाब से लोगों के साथ मिलकर। तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। तो मैं छोड़ के चला गया, अपने पैतृक बिजनेस में चला गया। हालांकि एक्टर बन चुका था, डायरेक्टर भी बन गया था, लेकिन वहां भी 4 साल रहा तो लगा मैं तो यहाँ भी नहीं रह सकता, ये मुझे आता ही नहीं। और बड़ा अपने आप को मैं, जैसे मैंने बताया, बड़ा अनफिट महसूस करता रहा मैं हमेशा, शायद आज भी करता हूँ। जहाँ होता हूँ वहां नहीं होता हूँ, कम होता हूँ, कहीं और पता नहीं कहाँ होता हूँ, मुझे भी नहीं मालूम। तो फिर भी उसके बाद जब मैं लौट भी आया तो फिर मैंने एक्टिंग, तो मुझे लगा नहीं, यहाँ मैं उतना एक्टिंग करते हुए शायद मैं आई एम क्वाइट एट होम। जब मुझे कोई स्क्रिप्ट दे दी जाती है, जब कोई मुझे कैरेक्टर करने को कहा जाता है, जब मैं उसमें कोशिश करता हूँ, तो वहाँ मैं उतना अजनबी अपने आप को नहीं महसूस करता। तो शायद यही मेरी टोटली, और कुछ हो नहीं सकता था, मतलब क्या करता मैं, कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा भाई साहब, एक रवि झांकल बात कर रहा हूँ आपसे। अरे वाह। एक मुझे आपसे, क्योंकि जब मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ, हम लोग फर्स्ट ईयर में थे एनएसडी में, तो मैं आपको जानता था कि राजेंद्र गुप्ता जो है हमारे सीनियर है और यहाँ से निकले हुए हैं, और मतलब मैंने कभी आपको प्रत्यक्ष स्टेज पे नहीं देखा था। मतलब ये मेरा अनफॉर्चुनेट रहा। मैं हाँ, जो वो सिचुएशनल है, इसमें अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं। तब तक मतलब आप वहां थे नहीं, आप शायद आप हरियाणा में थे, ऐसा कुछ था। लेकिन जब आए तब मतलब हमको जानकर, हाँ, तो मैं ऐसे ही, मतलब मेरा मन हो रहा है, क्योंकि आपने हमारे साथ खामोश किया था। तो मतलब और बहुत बेहतरीन प्रोडक्शन हुआ था वो। मतलब मुझे अभी भी याद है उसमें कौन कौन एक्टर्स क्या क्या करते थे, और बहुत उसमें बड़ा आनंद आया था। तो मुझे उस वक्त लगा कि गुप्ता जी तो बहुत अच्छे डायरेक्टर होंगे और कभी ये बहुत बड़े डायरेक्टर बनेंगे। तो वो बाद में आके, बॉम्बे में आके मेरा मिथ टूट गया। तो मतलब आपका क्या रुझान था, मतलब आपने क्या पसंद किया था पहले? क्या आप एक डायरेक्टर बनने में ज्यादा आपकी रुचि रही, या फिर एक्टिंग को आपने ज्यादा मतलब एंजॉय किया लेटर ऑन जाके? तो आप ऐसा एक्टर है। ही। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपके जवाब को, आपके सवाल को, और उसका जवाब मैं जवाब भी अपने लिए भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और जवाब ढूंढ भी रहा हूँ। कुछ ऐसा है, मैंने ऐसा कभी तय नहीं किया कि मैं एक्टर ही बनूंगा या डायरेक्टर ही बनूंगा। हम लोग तो उनमें से थे जो, जैसे पता नहीं तुम लोगों के समय ऐसा था कि नहीं, कि एनएसडी में फर्स्ट ईयर पास करने के बाद डायरेक्टर हमें भेज देते थे उस क्या कहना चाहिए, स्पेशलाइजेशन में, जिसमें उन्हें लगता था कि आप बेहतर करेंगे। तो मुझे एक्टिंग में भेज दिया गया था। लेकिन मैं चूंकि बहुत
मुझे अपनी बात नहीं करनी आती थी, इसीलिए मैं इससे भी डरता रहता हूँ। आज ये पहली बार मैंने इस तरह की पहली मीटिंग मैंने स्वीकार की है। तो भेज दिया उन्होंने, लेकिन मैंने पाया कि मैं तो एक्टर मतलब जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो अंदर ही कहीं रह जाता है। बाहर जो कुछ निकल के आ रहा है वो बड़ा, क्या कहना चाहिए, बड़ा मतलब बहुत ही खराब है, शर्मसार करने वाली बात है। मैं बहुत शायद शाई था, मेरे पास कम्युनिकेबिलिटी, अभिव्यक्ति नहीं थी मेरे पास, जिस वजह से मैंने ये पाया कि मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे बुरा लग रहा था, अंदर ही अंदर कचोट रहा था कुछ। तो मैं शिफ्ट करके एक्टिंग से, हालांकि उन्होंने मुझे भेजा था सेकंड ईयर में, मगर मैं सेकंड ईयर ही मैंने दोबारा किया और अपना डायरेक्शन में आ गया मैं। और डायरेक्शन करते करते मैं जब एक्टर से इंटरेक्ट कर रहा था, मुझे लगा ओहो, एक्टिंग तो बड़ा कुछ नहीं। अगर डायरेक्टर ठीक से समझा सकता है एक्टर को, और एक्टर को भी उस पर विश्वास है, और डायरेक्टर को भी, वो भी उसको अपने विश्वास में लेता है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है एक्टिंग तो मुझे लगता है वो जो एक खुलना होता है, उसका सिम खुलने वाली बात, कुछ हद तक ऐसा मैं याद करता हूँ, ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ कि तो फिर मैं डायरेक्शन में ही पास किया फाइनली। और डायरेक्ट पास 72 में करने के बाद 72 से 74 तक मैं एज ए डायरेक्टर फ्रीलांस काम करता रहा दिल्ली में ही, रेपर्टरी ज्वाइन नहीं किया था। तो मतलब कहा ही जाता है बहुत सक्सेसफुल सा डायरेक्टर था। लेकिन अब आप डायरेक्टर, जैसे मैंने बताया, काम करते करते काम लेना भी तो आना चाहिए ना आपको। अब किसी ने बुलाए कोई तो चलेगा, आप अगर कोई नहीं बुलाएगा तो क्या करोगे। और धीरे धीरे शायद लोगों में इमेज ये हो गई कि मैं, शायद ऐसा मुझे लगता है, उसका श्योर नहीं हूँ, एक प्रैक्टिकलिटी कम थी, तो ज्यादातर बुलाया नहीं जाता था, या जिन्होंने बुला लिया दोबारा नहीं बुलाया नहीं। हो सकता है उनको लगता हो मेरा नेचर सही नहीं है, या पता नहीं क्या है। मैं आज तक उस सवाल का जवाब नहीं पाता हूँ। तो मैंने छोड़ दिया, लौट के आया, उन्होंने डायरेक्शन दे दिया। वो प्ले जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें मैंने डायरेक्ट किया, बड़ा अच्छा हुआ। बम्बई आने के बाद मैं तो कभी नहीं सोचा था मैं एक्टर के तौर पर आऊंगा। मैंने कहा भाई मैं क्या कर, मैंने क्योंकि वो बिजनेस भी छोड़ के वापस आ गया था, फ्रीलांसिंग करता था, दिल्ली से पानीपत रोज आना जाना, 4-5 घंटे इसमें गुजर जाते थे। और लगता था ये समय ना तो मैं अपनी बीवी बच्चों को देता हूँ, ना अपने काम को देता हूँ, ये क्या है यार। तो हमने तय किया कि चलो बम्बई चलते हैं। एक दूसरा पहलू हमेशा से मेरे साथ रहा कि मुझे कभी भी रोजी रोटी के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद था। तो ठीक है भाई, बम्बई चलते हैं, या तो दिल्ली रहते हैं चल के, कोई घर ले लेते हैं यहाँ का बेच देते हैं, और या फिर बम्बई चलते हैं। तो उस बस ऐसे ही बात में चलो बम्बई चले जाते हैं, क्योंकि हम वो नहीं कर सकते जो धंधा हम कर रहे थे। जाना तो यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ, और कुछ अपने बस का ही नहीं। तो इस तरह से बम्बई आ गया। बम्बई आ गया तो मुझे नहीं मालूम था मैं यहाँ पर कोई एक्टिंग करने आया हूँ, बिल्कुल भी नहीं था। जो वहां कर रहा था, मतलब एक्टिंग भी, डायरेक्शन भी, नाटक भी, यहाँ के भी। हुआ ये कि आते ही विदिन 1 या 2 महीने में ही मुझे किसी का फोन आया, और मुझे ये छोटी छोटी उन दिनों कहानियां बहुत बन रही थी, नया नया टेलीविजन शुरू हुआ था, और इंडिपेंडेंट मतलब कमर्शियल टेलीविजन शुरू हो गया था, दूरदर्शन। तो मुझे कहानियों के लिए बुलावा आया कि साहब अब मेन रोल है, 1 एपिसोड की कहानी है, वो आप कीजिए। तो पहली कहानी मुझे विनोद पांडे जी के यहाँ से आया, और लिटरेरी साहित्यिक कहानी थी श्रीकांत वर्मा की। उसमें मुझे मेन रोल दिया गया, साथ में मुझे लिया गया, बाद में वो दीपा शाही को लिया था उन्होंने, बाद में किस कारण से उन्होंने नहीं किया। सुजाता मेहता गुजराती थिएटर की, उनको साथ किया, तो मैंने वो कर लिया। वही करते करते कुछ और ऑफर आने लगी, वो करने लगा। तो जैसे सब कुछ क्या कहना चाहिए उसको, डेस्टिनी आपसे करवा रही, आप कर रहे हैं। और फिर ये लगने लगा अरे यार ये तो बड़ा है, वो तो बड़ा मेहनत का काम है डायरेक्शन तो ये अच्छा है, ये एक्टिंग का मामला। और तब तक वो फंडे क्लियर हो गए थे कि लगता था आपको एक्टिंग नहीं आती, आप डायरेक्शन सीखिए। डायरेक्शन सीख के एक्टिंग सीख गया मैं, ऐसा लगता है। मगर ढूंढता अभी भी रहता हूँ जब भी काम करना पड़ता है कोई भी, कि क्या सही है।
कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती, अपना काम देख नहीं पाता हूँ मैं अपनी फिल्म में, अपने सीरियल, हमेशा कमी लगती है यार बात नहीं बन रही है। तो इस तरह से मुझे लगता है वो वक्त ने अपने आप मुझे वो बना दिया। फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक कीड़ा था कि डायरेक्शन करनी है यार, ये क्या छोटे छोटे रोल करते हुए, उसमें भी मैंने एक हाथ आजमाई की एक बड़े डायरेक्टर के साथ, नाम नहीं लेना चाहिए, उनके साथ मैंने कुछ दिन असिस्ट किया। अब चूंकि मैं समझता नहीं था इस लाइन को, तो मैंने पाया असिस्ट करने का मतलब तो डायरेक्शन में असिस्ट नहीं कर रहे होते, आप उसके पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। और ज्यादातर जो नया होता है तो वो पर्सनल असिस्टेंट का काम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, काम के अलावा है। जैसे अच्छा वो फाइल ले आइए, या वो स्क्रिप्ट आपने वो जीरोक्स करा ली, या अच्छा वो एक्टर को बुला लीजिए। या मैंने 5-6 दिन तो किया, और चूंकि मैं तो मतलब उतना यंग और स्टूडेंट भी नहीं था जब मैं आया, 35 साल के आसपास मेरी उम्र हो चुकी थी, तो मैंने मन ही मन सोचा यार ये तो मामला नहीं मैं कर पाऊंगा, और वो मैंने छोड़ दिया बीच में। बस उसके बाद से गाड़ी चली आ रही है। यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं सबको भाई साहब का एक बहुत अच्छा रूप बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मैं एक एसिक नगर के एक कमरे में रहा करता था मेरी पत्नी के साथ, और बॉम्बे में सिर्फ एक राजेंद्र गुप्ता ही थे जिनको मैं जानता था, उनके पास एक टेरेस फ्लैट हुआ करता था। और भाई साहब के पास कोई भी जाता था तो इतने प्यार से बिठा के उसको चाय भी पिलाते थे और नाश्ता भी कराया करते थे। अरे यार, तो ये इनका इतना मीठा रूप है, और जो अभी तक वो मतलब है, कभी भी जाते हैं इनसे इतनी शिद्दत से और प्यार से मिलते हैं। मुझे लगता है हम सब छोटे शहरों से आए हुए लोग, जिन्होंने खास टिपिकल बंबई किस्म की जिंदगी तब तक नहीं देखी होती है या जानते हैं, और जहाँ प्रैक्टिकल के होने के कारण ज्यादा लोग इस तरह से नहीं जी पाते, वरना हम सभी ऐसे होते हैं, बाकी अपने अपने मीन्स के अंदर रहकर ही। बट वो एक हिंदुस्तानी हम लोगों का स्वभाव है जो 100%, अगर मैं वैसा जो आपने महसूस किया तो आप भी, ये है सबके सब 100%, मेरा ये मानना है। राजेंद्र जी, जरा टेरेस थिएटर के बारे में विस्तार से बताइएगा, मैंने सुना बहुत है अशोक भौमिक जी के मुंह से। मैं समझा नहीं। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ, मेरा नाम अनिल रंजन भौमिक है, और जी। मैंने टेरेस थिएटर के बारे में बहुत सुना है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हम लोगों को बताएं। नहीं, आपने शायद कुछ गलत फहमी है, मैंने कोई टेरेस थिएटर नहीं किया। अच्छा, हमारे ख्याल से राजेंद्र गुप्ता जी जो है, ये जो अनिल रंजन भौमिक पूछना चाह रहे हैं, ये जो आप, मैं सूर्य मोहन कुलश्रेष्ठ, सूर्य मोहन लखनऊ से, जी शायद अनिल रंजन भौमिक ये पूछना चाह रहे हैं कि वो जो आप लोगों ने चौपाल कार्यक्रम जो शुरू किया, अच्छा, चौपाल जो है वो चौपाल लगातार इतना हमने अटेंड किया है आपके घर पे भी, चौपाल जी। चौपाल का अगर आप जानना चाहते हैं, उसको टेरेस थिएटर पता नहीं कहा जा सकता कि नहीं। चौपाल का ऐसा भाई, क्योंकि हम लोग बंबई में एज एन एक्टर अब काम कर रहे थे, और हम सबको मालूम है जो भी इस फील्ड में है कि बहुत बहुत समय रहता है सबके पास, काम मिला तो मिला, नहीं तो जब मिला मिला। और मेरे पास तो बहुत समय रहता था, क्योंकि वो काम मांगने वाला डिपार्टमेंट मेरा बंद था, किवाड़ उसके। तो क्या करो, आप घर में बैठे बैठे आप बोर होइए, आप फ्रस्ट्रेट होइए, और स्वयं को या हालात को गालियां दीजिए, कोई मतलब नहीं है। तो उस दौरान मेरी एक आदत थी कि जो भी लाइक माइंडेड लोग हैं, जिनके पास समय भी है, और वो आए तो आइए, बैठते हैं, चाय वाय तो बहाना रहता है, अपन कुछ पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, और बातचीत करते हैं। वो सब चीजें जो हम दिल्ली में मंडी हाउस में शायद करते रहे थे। तो वो एक सिलसिला मेरा चलता रहता था। ये खासकर इसलिए भी कि मैं वो आराम नगर में रहने लगा था, और वहां पर उस तरह की स्पेस थी, हमारे पास एक आंगन था, तो आसान हो गया था। प्लस आराम नगर में आने के बाद मैं
अपने कलीग्स जो हमारे एनएसडी वाले या थिएटर वाले दूसरे, उनके कंपैरेटिवली उनके करीब आ गया था मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यारी रोड पर और आसपास रहते थे। लोखंड वाले में उतने, मैं जो 5-6 साल रहा वहां हमारे साथी नहीं रहते थे, तो वो भी एक अड्डेबाजी सी, एक तरह से मेरा घर एक तरह से वो अड्डेबाजी सी बना और मुझे मजा आता था, तो ये हम करते थे। और नया नया मैं वहां पर आया था आराम नगर में कि एक रोज मेरे पास हम लोग एक नाटक देखने गए। अशोक बाटिया साहब एक नाटक की कुछ टिकटें ले आए, टिकटें क्या पासिस कहिए, और वो भी 10, 12, 15 कुछ थी कि साहब एक ऐसे नाटक है, 1 मैन शो है और चलिए वो देखने चलते हैं। असलियत ये है कि 1 मैन शो के प्रति बहुत ज्यादा एक उत्सुकता नहीं पैदा हुई मुझ में, पता नहीं शायद एनएसडी से जुड़े हुए सभी लोगों को है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है। कहीं मैं हवा में तो नहीं बोल रहा? नहीं, आवाज आ रही है, खुद ही बोल रहा हूँ। नहीं आ रही है। अच्छा, हम लोग हुंका देते हैं, चलिए हम लोग हुंका देते हैं, चलिए जी। हुंकार भरते हैं। तो हम बात कर रहे थे चौपाल प्ले देखने गए थे आप? चौपाल की, और एक वो सोलो नाटक कोई है, सोलो देखने के, हाँ, शेखर सेन साहब कोई हैं, उनका देखने। तो बहुत ज्यादा वो कुछ म्यूजिकल है, चलो अब मतलब एक होता है ना अनमने भाव पे, मगर यार लोग कह रहे हैं और सब चल रहे हैं, और चलो तो क्या दिक्कत है। ज्यादा तो आपको पता है जो मजा और वो जो इच्छा होती है वो आपस में मिलने जुलने की होती है। तो सब लोग मिलके भाईदास पे इकट्ठे हुए, वो नाटक देखा तो हमारे लिए वो जिस तरह की हमारी समझ और वो तब तक थी, वो नाटक तो उतना नहीं था, बट जो कुछ भी था वो एक अलग ही अनुभव था जिसका कोई उम्मीद नहीं थी हमें, और जो कुछ भी था बहुत अच्छा और बड़ा प्रभावशाली था। उसमें गाने और म्यूजिक ज्यादा था, और नाटक था ये तुलसीदास, जो शेखर सेन, जो बाद में पता चला, उनसे हम मिलने गए, बड़े ही विनम्र भाव से वो मिले, पता लगा उन्होंने ही सबको बुलाया था और पास बंटवाए थे। काफी, हम ही नहीं, बहुत सारे थिएटर के जो भी करने वाले थे, पर सबको वो एक, क्योंकि एंट्री ले रहे थे या जो भी कारण था, सबको उन्होंने बुलाया, अपने तरीके से दिखाया, और सब के सब बहुत ही कहना चाहिए कि बड़े अभिभूत थे, भाव विभोर थे। इस तरह तो नाटक देखा हमने, चले आए, बड़ा अच्छा लगा। चलिए, एक नए आदमी का एक बिल्कुल ही नए किस्म का काम है, जिसके अंदर बेसिकली गायन है, कथा गायन टाइप है, और साथ में कुछ थोड़ी सी एक्टिंग, कुछ सीन्स भी बना लिए, और खुद ही राइटर हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं, खुद ही म्यूजिक है, लिखे राइटर, सब कुछ वही है। सोलो एक काम है जिसमें सब कुछ है और बढ़िया है, जो भी है बहुत कमालदार होगा। बस घर आ गए, उसके 2-4 दिन बाद, या याद नहीं आ रहा, उनका फोन आया। मेरे पास तो नंबर भी नहीं था, उन्होंने किससे नंबर लेके मुझे फोन किया कि राजन भाई आपसे मिलना है, 2-4 दोस्त और आ रहे हैं, जैसे अशोक बाटिया जी आ रहे हैं, डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी आ रहे हैं, अतुल तिवारी आ रहे हैं, शायद एक आध कोई और थे, तो हम सब लोग आ रहे हैं। और मैंने कहा आइए ना, आप घर पे हैं? हम घर पे हैं। हम आ रहे हैं लेकिन चाय नहीं पियेंगे। मैंने कहा मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे चाय पीने के लिए, और देख लेंगे, चाय पीना चाहेंगे जरूर पीजिएगा, घर है, घर में चाय तो। हेलो, हाँ, क्या हुआ? सर कुछ नहीं, वो बीच में किसी का है, सारी माफी चाहती हूँ। मैंने कुछ लोगों को म्यूट नहीं किया था, तो बीच में कोई कॉल आता है या कुछ आसपास बात होती है तो वो ऊपर उभर के आ जाती है। अदरवाइज मैं सबको म्यूट कर देती हूँ ताकि आप बोलते रहें। नहीं, आप बीच में बल्कि टोकते रहे तो और अच्छा है। हाँ, हम हुंकारा भर रहे सर। एक वो था ना पुराने में, वो कहानी सुनाती थी दादी अम्मा, नानी अम्मा, कि भैया हुंकारा भरते रहे ना, वरना मुझे भी नींद आ जाएगी। जी हाँ सर, फिर चाय के लिए बोला उन्होंने।
जी, तो चाय नहीं पियेंगे। हमने कहा भाई ये तो मतलब थोड़ा अजीब लगा, मतलब मुझे लगा यार ये कौन आदमी है, कैसा आदमी है तो वही समझ गया मैं जिनका नाटक देखा। चाय नहीं पियेंगे भाई, पहले कभी हलो नहीं हुआ। मतलब शायद ये कि भाई वो मेहनत करनी पड़ती होगी, बम्बई में ये सब होता है। हमारे लिए बड़ी अजीब सी बात थी, अलबत्ता मुझे सूझा ही नहीं क्या जवाब दूं। मैंने कहा आइए तो आए साहब, तो उन्होंने कहा कि ऐसे आप ये करते हैं, हम लोग भी कुछ करते हैं, करना चाहते हैं, हम लोग अपने अपने ढंग से ये काम तो करते रहते हैं, लेकिन हम लोग आपस में अपने एक दूसरे के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, जिससे कि एक दूसरे से हमें ऊर्जा मिले, इंस्पिरेशन मिले और हमारा भी कुछ मनोरंजन हो। हाँ, मैंने कहा बताइए, बड़ा ये तो स्वाभाविक है भाई, और हम तो नाटक वाले लोग तो ऐसे ही मस्ती करते हैं, नाटक है क्या, खेल ही है, मजा आता है। तो कहने लगे ठीक है, तो ऐसे करते हैं, ये एक इसको रेगुलर फीचर बनाते हैं, हर हफ्ते में 15 दिन या महीने में कुछ ऐसा मीटिंग करते हैं जहां आप अपने 10-20 लोगों को फोन कर लीजिए, हम जितने 4-5 लोग यहाँ बैठे हैं सबके सब 10 अपने खास मित्रों को या उन लोगों को जो आपको लगता है इसमें मजा ले सकते हैं, इसमें इच्छा रख सकते हैं, वो मैंने कहा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मित्र होना ना होना सेकंड है। तो सबको फोन कर दीजिए और एक मीटिंग तय कर ली। शायद एक हफ्ते बाद ही उन्होंने बताया कालिदास जयंती है, शायद 18 जून या क्या डेट रखी है, और उस दिन हम करते हैं, और कालिदास से जुड़ा हुआ कोई नाटक, कोई कहानी, कोई प्रसंग या म्यूजिक ऐसे जुड़ा हुआ हम कुछ जो है, एक तो कहता वो बांधने के लिए मीटिंग को एक सेंट्रल थीम सा रख लेते हैं और ये करते हैं। हमने कहा ठीक है, हम आषाढ़ का एक दिन पढ़ेंगे। मैंने सीमा भार्गव को बोला, उनको बुलाया, दोनों मिलके हम लोग आषाढ़ का एक दिन के कुछ सीन पढ़े। शेखर जी ने बाबा नागार्जुन की एक कविता है, सच सच बतलाना कालिदास, क्या है वो, तुम रोए थे या आज रोया था क्या। तो इस तरह से वो हमने एक कार्यक्रम किया और इतनी भीड़ हो गई, सब लोग आ गए और सब कोई बैठे रहे लगातार आखिर तक। सोचा नहीं था 1-2 घंटे दिन बैठेंगे, वो 3 या 4 घंटे चली। ये हम लोगों के लिए एक अलग ही जैसे चमत्कार था और हमारे लिए एक रियलाइजेशन था ये क्या है। मगर बस वो शुरुआत हुई और आज 21 या 22 साल हो गए। शुरू में हम लोग महीने में दो करते थे, हर 15 दिन के बाद। फिर लगा कि हम तो जिन दिनों नहीं करते हैं उन दिनों भी उसी की तैयारी में लगे रहते हैं, उसी की चर्चा में, और वो सब तो भाई ये तो ऐसा लग रहा है मेन प्रोफेशन ये हो रहा है, तो इसको कम कर देते हैं। तो उसको फिर महीने में 1 या 2 साल के बाद महीने में 1 कर दिया गया। और बड़ा कमाल का था, क्योंकि एक बड़ा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब हम कोई काम मजे के लिए करते हैं और जिसमें कोई भी व्यावसायिक हमारा इंटरेस्ट नहीं होता है, तो शायद उसमें ज्यादा मजा लेते हैं। जो थिएटर के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि थिएटर, हिंदी थिएटर कभी भी व्यावसायिक था ही नहीं, तो बिना किसी उम्मीद के, स्वार्थ की, पैसे की प्राप्ति की, पूरे पैशन से 24-24 घंटे हम लोग या सब लोग काम करते रहे हैं, तो और मजा लेते हैं साथ में। ये भी था इस चौपाल के अंदर भी, वही चीज थी जिसने उसको और ज्यादा बूस्ट दिया था। तो भाई बाकी जयंत है, इन्होंने तो चौपाल जमाने में बहुत जबरदस्त काम किया हुआ है, तो ये बताएंगे। इनिशिएशन के लिए आप ये बात बताना भूल गए भाई साहब, क्योंकि जी क्या हम जब आते थे तो हमको ये मालूम था कि ये चीज तो सुनने को मिलेगी और साथ में चाय और नाश्ता भी मिलेगा। और आप सबको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि वो शुरू राजेंद्र भाई की प्रयास से ही हुआ, क्योंकि राजेंद्र भाई के पास जो जगह थी वो ऐसी जगह थी जहाँ 30-40 लोग बैठ सकते थे। हाँ, तो उसका ही, क्योंकि हमारे भाई साहब हैं, थोड़े मॉडेस्ट भी हैं, लेकिन मैं सबको ये बताता चलूं कि आपका प्रयास था तब वो शुरू हुआ।
जगह बॉम्बे में सबसे मुश्किल काम जगह होती है। नहीं वो है, अगर वो किसी के पास है अच्छा उसमें रवि मेरी क्या करनी है, करनी हमारे बुजुर्गों की है ना। नहीं तो उसका क्रेडिट क्या लेना है। अब कई लोग कहते हैं बड़ी हम आपकी बड़ी सुनो बड़ी मजे की बड़ी इज्जत करते हैं, पाँव वाँव छू लेते हैं। मैंने कहा क्यों भाई, नहीं आप बड़े हैं। अरे तो बड़े होके मैंने क्या तीर मारा भैया, मैं पैदा पहले हो गया, ये मेरी कोई अचीवमेंट है या मेरी कोई कमी है। नहीं मतलब इस बात को मुझे लगता है समझना चाहिए थोड़ा सा। आगे पाँव छुएंगे, मुझे बड़ा बुरा लगता है यार, पाँव छू रहे यार, मुझे कुछ पेडेस्टल पे बिठा दिया या कोई सम्मान की बात करते यार, मैं इस लायक काम करने लायक नहीं रहा। लेकिन वो बात तो सही है, लेकिन उस चीज ने भाई साहब बहुत बड़ा रूप आज ले लिया है और वो लगातार होती है। अब उसका रूप कैसा है, मैं क्योंकि मैंने बहुत वक्त से अटेंड नहीं किया, आप शायद फॉलो कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो काफी लोग मतलब बड़े नाम बहुत बढ़िया चल रहा है। आनंद मिश्रा भी आते रहते हैं ना सर, आनंद मिश्रा आता रहता है ना। हाँ आनंद मिश्रा आते हैं ना। प्रतिमा मैम बोलिए। हेलो गुप्ता जी नमस्कार। मैं प्रतिमा। ओहो ओ मैडम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं वैसा ही हूँ यार जैसा था, कुछ नहीं बदला। दाढ़ी बढ़ गई है क्योंकि इन दिनों जो है नाई के पास जा नहीं सकते, बंद किया भाई इन्होंने, तो ज्यादा बूढ़ा मैं ज्यादा बूढ़ा दिखने लगा हूँ। बाकी उतना बूढ़ा हम नहीं जितना मैं समझू था अपने आप में। मैं कहना चाह रही थी कि मैं नाम पर मुझे याद आया कि मैं इस सिंह जी से रूबरू चौपाल में मिली थी और मैं कभी नहीं भूल सकती। आपने मुझे फोन किया था कि प्रतिमा बहुत लिमिटेड लोग आते हैं, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि तुम गाने की शौकीन हो और पसंद करती हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आओ। तो मैं वो कभी नहीं भूल सकती कि मैंने इतने पास बैठकर और जगदीश सिंह जी को सुना था, उसके लिए मैं आपको थैंक करता। सर हमारी वीडियो कटने वाली है, तो यदि कट जाए तो फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा। जी अभी तो दोबारा ज्वाइन करने का वही तरीका है, फोन बंद कीजिए। नहीं सर, बंद नहीं,